तो पशुपति पारस जी आज के दिन में बिहार की राजनीति के लिए एक फ्यूज बल्ब हैं। वो चले जाएं महागठबंधन में, लेकिन उनके जाने से या नहीं जाने से कहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। विरासत जो है, जो रामविलास पासवान जी की विरासत है, वो चिराग जी को मिला है। नीतीश जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में या बिहार की राजनीति में एक डॉल्फिन कल्चर या सोच संस्कृति दी है। नीतीश जी ने इतनी बार पलटी मारी है कि इस उहापोह में हमेशा हम और आप रहते हैं कि अब कहीं वो पलटी फिर तो नहीं मारेंगे। बिहार की राजनीति 7वें आसमान पर है। कल तक राजद सुप्रीमो लालू यादव नीतीश कुमार पर लगातार ऑफर दे रहे थे, साथ आने की बात कह रहे थे, लेकिन इस पूरे बयान के बाद, ऑफर के बाद नीतीश कुमार ने किनारा पकड़ लिया था और सीधे तौर पे कहा था कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये वही लालू यादव है कि आज से कुछ महीने पूर्व चिराग पासवान को नेता बताया था और कहीं ना कहीं कमजोर नेता के तौर पे पशुपति पारस को ये बातें कही थी कि पशुपति पारस का जो युग है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन खरमास के बाद दही चूड़ा के बहाने आज लालू यादव और पशुपति पारस साथ दिखे और ये कयास लगाए जा रहे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन का हिस्सा पशुपति पारस हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति विश्लेषक डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से लालू यादव नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे थे, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे इग्नोर कर दिया। दही चूड़ा के बहाने लगातार ये लालू यादव कह रहे थे कि एक बड़ा बदलाव होगा, ऑफर दिया जा रहा है, खेला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पशुपति पारस और लालू यादव में नज़दीकियाँ दिखी। सीधे तौर पे लालू यादव ने कहा कि हाँ, हमारे साथ आ सकते हैं, स्वागत है। आखिर क्या कारण रहा कि महागठबंधन को पशुपति पारस की जरूरत पड़ गई? देखिए, पशुपति पारस जी की बात कर लें तो पशुपति पारस जी आज के दिन में बिहार की राजनीति के लिए एक फ्यूज बल्ब हैं। ठीक है, उनके आने से उनका सम्मान बढ़ेगा, एक होगा अपना, वो चले जाएं महागठबंधन में, लेकिन उनके जाने से या नहीं जाने से कहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। विरासत जो है, जो रामविलास पासवान जी की विरासत है, वो चिराग जी को मिला है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रह गया नीतीश जी को ऑफ़र करने की बात। तो देखिए, नीतीश जी के ऑफ़र करने की बात इतना हम और आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम और आप इसे चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में या बिहार की राजनीति में एक डॉल्फिन कल्चर या सोच संस्कृति दी है, जिस सोच की प्रवृत्ति होता है कि वो पलटी मारेगा। नीतीश जी ने इतनी बार पलटी मारी है कि इस उहापोह में हमेशा हम और आप रहते हैं कि अब कहीं वो पलटी फिर तो नहीं मारेंगे। जितनी पलटी उन्होंने मारी, महागठबंधन से गए भाजपा में, फिर भाजपा से आए भाजपा में, फिर वहाँ से लौट के फिर भाजपा में आए, फिर छोड़े, ये सभी के पीछे कोई ठोस कारण नहीं था, केवल अपनी गद्दी बचाने के अलावा। आज के दिन में भी वो जब तक कि राजद से इस बात का गारंटी नहीं होगा कि 25 के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तब तक कोई ठोस खेला होने का प्रश्न नहीं उठता। अब नीतीश जी इशारात्मक राजनीति करते हैं। अब इस पूरे इशारात्मक राजनीति का लद्दो लबाब है कि वो एनडीए में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। वो शो करना चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं। वो सीटों की राजनीति में हमेशा चाहते हैं उनका अपर हैंड रहे, उनको सीट मिले। तो ये जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है एनडीए के अंदर में, वो नीतीश जी करते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। और हमें लगता है कि नीतीश जी पलटी मारने के लिए, नीतीश जी प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया चैप्टर और अध्याय लिखा जाएगा। और उसी क्रम में ये सब बातें आ रही हैं। और हमें लगता है कि दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार की राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द वर्षों घूम रहा है। हम और आप भी चर्चाएं करते हैं इस बात का। जबकि दुखद है कि सिद्धांत विहीन राजनीति, जिसमें कि आप पलटी मारना कहते हैं, उसको हम लोग एक ढंग का चर्चा करके एक ढंग का उसको अमली जामा पहनाते हैं और उसको लीगलाइज करते हैं। नहीं तो पहले से तो नीतीश कुमार और मजबूत हो गए हैं। भले ही आंकड़ों के सीटों के आंकड़ों में नीतीश कुमार भले ही कम हो, लेकिन सत्ता उन्हीं के हाथों में। लेकिन केंद्र सरकार कल तक 19 तक में तो मजबूत स्थिति में एनडीए मोदी रहते थे सर। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो लोकसभा में सीटें कम आई और नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं, उसको लेके जो वर्तमान सरकार चल रही है केंद्र में, तो नीतीश कुमार भी कहा जा सकता है कि एक धरा जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो और प्रेशर डाल सकते हैं 2025 में। देखिए, प्रेशर कोई डालता है तो उसके संख्या बल पर नहीं होता है। प्रेशर आदमी के सौभाग्य से डाला जाता है। अगर देखते हैं घर में भी, अगर कोई एक भाई बहुत चीखता चिल्लाता है तो निश्चित ही उसको कुछ ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब वो मजबूत नहीं होता है। वो चीखने चिल्लाने के कारण, घर में प्रेशर डालने के कारण लोग उसे दे देते हैं कि वो शांत रहे। इसी क्रम का है। और अभी जदयू की स्थिति और नीतीश जी की स्थिति है कि जो उनको सीटें कम आई हैं तो सीट कम है,
वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के वो सोचते हैं कि वो अपना वर्चस्व कायम रख रहे हैं, लेकिन जनता के नज़र में इस पलटी मारने की चीज़ों को अच्छे से नहीं लिया जाता है। नीतीश जी एक सिद्धांत की राजनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जंगल राज का खात्मा किया था, सुशासन बाबूद हैं, विकास पुरुष हैं, मगर हाल के दिनों में उनका कीर्तिमान केवल पलटी मारने में, अपना गद्दी बचाने में, सिद्धांत विहीन राजनीति करने में लोगों में जाता है। और अभी जो उनकी जो सीटें आती हैं वो भी क्या, उनका अपना क्या, आप अगर देखेंगे कि 3 धड़ा अगर मान लें, राजद, भाजपा और जदयू, राजद के साथ कांग्रेस मान लें, तो आज जदयू कहाँ है, पहले भी कहाँ। लेकिन ठीक है, प्रेशर पॉलिटिक्स को लेके हम और आप जस्टिफाई कर दें, लीगलाइज कर दें, सही बात है, होता है। आंकड़े में तो मधु कोड़ा बन गए थे एक अकेला होकर के झारखंड का सीएम, तो क्या मधु कोड़ा बहुत मजबूत हो गए थे? ठीक है, परिस्थिति बस होती है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। एक आखिरी सवाल है, जदयू से आपका भी नाता रहा है, जदयू के आप प्रवक्ता रहे हैं, जदयू को मजबूत करने में आपकी भी भागीदारी रही, भले ही आपने इस्तीफा दे दिया, तो क्या माना जाए कि जदयू को लेके जिस प्रकार से तेजस्वी लगातार हमलावर हैं 2025 के चुनाव को लेके, नंबर 2 की हैसियत आरसीपी सिंह रखते थे, कहते थे राजद वाले कि आरसीपी टैक्स वसूला जाता है, अब डीके टैक्स की बात आ रही है दीपक कुमार की, तो ऐसा वाकई जदयू में है क्या कि सिर्फ हवाई? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, टैलेंटेड हैं, उनमें राजनीति के सारे गुण आ गए हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके मन में भी होता है कि चाचा चले आएँ, वो उप मुख्यमंत्री बने, इस कारण से जदयू पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाते हैं। हाल के दिनों को छोड़ दें तो पूरे उपचुनाव में उनका स्थिति ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया। जदयू के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने अटैक नहीं किया, कहीं ना कहीं मन में रहा। अभी कुछ दिनों से वो क्लियर हैं और जदयू पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो देखिए चुनाव में अगर जाएंगे तो एक सिद्धांत लेके जब तक तेजस्वी नहीं जाएंगे तो जनता कंफ्यूज रहेगी कि चाहते क्या हैं, कल फिर मिल जाएंगे ये, नहीं मिलेंगे ये। तो तेजस्वी यादव भविष्य के नेता हैं, उनको सारा कुछ सोच के मानना चाहिए। लेकिन आप जो गुण की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं सर, लेकिन अभी भी उनमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि वो अगर तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार से डायरेक्ट मुकाबला करेंगे तो वो पैरेलल में आ सकते हैं, नीतीश कुमार को परास्त कर सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो डायरेक्ट वार नहीं करते? अभी भी चाहते हैं कि नीतीश आ जाए, लालू यादव भी चाहते हैं, डिप्टी सीएम से ही वो संतुष्ट हैं। निश्चित ही देखिएगा कि तेजस्वी यादव के जो अपने गुण में तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन उनके कोई ना कोई सलाहकार हैं, क्योंकि आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में तो उनके पास विधायकों की कमी थी। इतने विधायक में कुछ विधायक छटकते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 विधायक को एमपी बनवा दिया। अब 3 सीट जो खाली हुए उस पर फिर वो हार गए, उनके विधायकों की संख्या कम हो गई। अब उनके मुख्यमंत्री बनने का इस बार तो कोई चांस रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं सुझाव देने वाले जो हैं वो कमज़ोर हैं, और वो भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर पाते। उनके एक सिद्धांत कर, तेजस्वी एक ऐसा अभी अटैक कर रहे हैं ना, तो कोई भी एक सिद्धांत के साथ चले, सब कुछ खो दिया तब अटैक करने लगे। लेकिन इस अटैक में भी क्या होता है, वो अटैक करते हैं, उनकी बहन मीसा भारती, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव एक अलग बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस राजद पार्टी में एकजुटता नहीं है। कहीं ना कहीं तेजस्वी को स्थापित करना होगा कि वो राजद के सुप्रीमो हैं, और उनका जो है कि भाई ये स्टैंड ये है। स्टैंड उन्होंने कभी चाचा बोलेंगे, घर की बात है, दोस्त बोलेंगे, कभी उन पर अटैक करेंगे। लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि चाचा जी आ जाएं, वो उप मुख्यमंत्री। इसमें किधर की हवा चलेगी? अब तो आर पार की लड़ाई है, सीधे तौर पे कहा है कि हम चुनाव में जाएंगे तेजस्वी यादव को। आपको क्या लगता है 25 में क्या कुछ होगा? देखिए, तेजस्वी यादव अगर क्लियर कट हो जाएं कि हमें इसी स्थिति में चुनाव लड़ना है, हम चुनाव में जाएंगे और सिद्धांत की राजनीति करेंगे, विचारधारा की राजनीति करेंगे, किसी के आने और जाने का लोभ नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के एक चेहरा उभर सकते हैं। चलिए, सीधे तौर पे 2025 को लेके लगातार लड़ाई जो है वो नाक की लड़ाई रहेगी, और जिस प्रकार से हमेशा नीतीश कुमार को लेके तेजस्वी यादव अगर कड़क होते हैं तो लालू यादव सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आई। अगर सिद्धांतों की लड़ाई 2025 में तेजस्वी यादव आर पार के मूड में लड़ते हैं तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें तेजस्वी यादव में कूट कूट के भरी है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।